उन्होंने जो रास्ता चुना है उसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और ये रास्ता है तुष्टीकरण का, वोट बैंक का। भाजपा ने ये तय किया है कि हमें तुष्टीकरण के रास्ते पर नहीं चलना है। भोपाल में पीएम मोदी ने कॉमन सिविल कोड का सुर क्या छेड़ा। देश में विपक्ष और मुस्लिम समाज के कट्टरपंथियों के ताल बदल गए। विरोधियों में मची इस खलबली के बीच केंद्र ने एक और बड़ा दांव खेल दिया। सूत्रों की माने तो इसी मानसून सत्र में केंद्र सरकार यूसीसी का बिल लाने की तैयारी में है और बिल को जल्द संसदीय समिति को भेजने का प्लान भी तैयार हो चुका है। इस खबर ने विपक्ष के नेताओं की नींद उड़ा दी है। जो भारत की विविधता है, भारत की विविधता को मुख्य रखते हुए सबसे पहले तो इस बात पे बहस करने की ज़रूरत है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए भी कि नहीं चाहिए। अब इस देश के बहुत बड़े समुदाय इसका विरोध कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का सवाल है। 21वां विधि आयोग ये स्पष्ट कर चुका है कि ना ये उपयुक्त है ना आवश्यक है। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी को इसकी याद क्यों आ रही है? निश्चित रूप से 2024 के लोकसभा चुनाव करीब हैं और जनता का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे मुद्दे सामने लाए जाएंगे। संविधान के आर्टिकल 39 में कहा गया है कि संपत्ति का संकेंद्रण ना हो। इस पर क्यों नहीं चर्चा होती है? इनकम इनइक्वालिटी इतनी है, उस पर क्यों नहीं चर्चा होती है? और जो एक मुसीबत को जन्म दे सकता है, आपकी विविधता का क्षरण कर सकता है, उस पर क्यों चर्चा हो? विपक्ष हमलावर है। पानी पी पी कर बीजेपी और केंद्र सरकार के फैसले पर सवाल दाग रहा है। देश में तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगा रहा है, लेकिन केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने जवाब से विपक्ष की बोलती बंद कर दी। क्या राजनीति समाज को बांटकर करनी चाहिए? क्या हम समाज को साथ लेकर, सारे देश को साथ लेकर राजनीति नहीं कर सकते? क्या कोई मुस्लिम है यदि अपनी कोई धार्मिक क्रिया करना चाहता है, क्या हम उसको नहीं होने देंगे? हम जो करने जा रहे हैं, जो बात संविधान के निर्माताओं ने नीति निर्देशक सिद्धांत में संविधान में लिखी है, उसी को लागू करने जा रहे हैं। उन्हीं के वचन को पूरा करने जा रहे हैं बहनों भाइयों, जो संविधान में दिया है। एक देश एक विधान नहीं होना चाहिए, एक कानून देश में नहीं होना चाहिए। हाँ, इतनी बात मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं। यह कोई कहे कि नहीं हमको यह आजादी मिल जानी चाहिए कि हम जितनी शादी करना चाहे करें, नहीं होगा भारत में। तो भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूसीसी का जिक्र किया और उसके बाद इस पर विपक्षी लामबंदी शुरू हो गई। कई मौकों पर तो यह लगा कि शायद विपक्ष का स्टैंड क्लियर नहीं है, लेकिन कई मौकों पर यह भी देखने को मिला कि कुछ लोगों ने इसे हिंदू मुस्लिम के चश्मे से बांट दिया। अब सवाल यह है कि जब इस यूसीसी, जिसका पूरा नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका मतलब यह कि सबके लिए एक समान कानून, तो आखिर किसी को दिक्कत क्या और इसमें धर्म जाति क्यों खोजी जा रही है? हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं बहुत जल्दी से, राकेश जी शुरुआत आप ही से कर लेता हूं। बहुत जल्दी से बताइए, क्योंकि कुछ राजनीतिक पार्टी के नेता ये सवाल पूछ रहे हैं कि यूसीसी की आज देश में जरूरत क्या है, तो क्या जवाब देंगे उन्हें? देखिए, भारत के संविधान निर्माताओं ने संविधान सभा में इस बात को लेकर के विस्तृत डिस्कशन किया था और तब भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि इस देश के लिए एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए और अधिसंघ संविधान सभा के सदस्यों ने इस बात को स्वीकार करके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट अनुच्छेद 44 में इस बात को रख करके यह अपेक्षा की थी कि आने वाले समय में राज्य सरकार, केंद्र सरकार इसको लेकर के कानून बनाए। अलग अलग समय पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इस बात को दोहराया है। विशेष करके सरला मुद्गल के केस में 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि केंद्र सरकार समान सिविल संहिता बनाए, क्योंकि यह पीड़ित के अधिकारों की रक्षा और देश की एकता अखंडता के लिए आवश्यक है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सेवरल डिसीजन इस बात को लेकर के हैं। यह समय आ चुका है कि इस देश में एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी तो इस बात को लेकर के स्पष्टता से लिखत पढ़त में, हमेशा संकल्प पत्र में, दृष्टि पत्र में, विजन डॉक्यूमेंट में हमेशा इस बात को घोषित करती रही है कि इस देश के लिए एक सिविल संहिता होनी चाहिए, समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। ये आज सवाल तो कांग्रेस से होना चाहिए, ये सवाल आरजेडी से होना चाहिए, सपा से होना चाहिए, एआईएमआईएम से होना चाहिए। ठीक है सर, मैं यही सवाल लेकर जाता हूं। मैं लोकेश बिंदल जी, सवाल बहुत सीधा सा है कि जिस कानून का मतलब यह है कि कानून सबके लिए बराबर हो और सबके लिए एक समान देश में कानून हो, तो आखिर उससे किसी को दिक्कत क्या हो सकती है? अगर कोई चोरी के लिए गिरफ्तार होकर जेल जाएगा तो दूसरे व्यक्ति के लिए धार्मिक आधार पर छूट क्यों होनी चाहिए? अनुराग जी, कोई दिक्कत नहीं है।
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस पर चर्चा करके ही इसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में इंक्लूड किया था आर्टिकल 44 के तहत। लेकिन प्रश्न ये उठता है, क्या परिस्थितियां अनुकूल है या प्रतिकूल है? आप परिस्थितियां तो देखिए। आज अगर हम ट्राइबल्स की बात करते हैं, मेघालय ट्राइबल काउंसिल ने इसका विरोध किया है। खासी, गैरो, केरला में ऐसी कई मैट्रिलिनियल सोसाइटी है। उत्तराखंड में ऐसे कई परिवार है जिनके परंपराएं विभिन्न है। ऐसे अगर डाइवर्सिटी में आप एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाओगे, शिक्षा का आज भी हमने वो स्तर नहीं पाया है जो हमें पाना चाहिए था। नहीं तो अगर हम नहीं, सही मौका क्या होगा? लोकेश जिंदल जी, आपके लिए क्या लगता है, क्या सही मौका होना चाहिए? देखिए, ये बहुत आवश्यक है कि सभी सिविल सोसाइटीज को, सभी जो सोसाइटीज हैं, इन्हें इंक्लूड किया जाए, मास मोबिलाइजेशन किया जाए, उसके बाद कानून लाया जाए। देखिए, हम हिंदू समाज की बात करते हैं, राजा राम मोहन रॉय, बहराम जी मालाबारी, उसके बाद में सारडा, हरविलास सारडा से लेके ऐसे कितने ही सोशल रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने जो है रिफॉर्म समाज में ऐसी चेतना जगाई जिसके बाद में रिफॉर्म आए। और हमने 1955 लेकिन आज देश में मुस्लिम महिलाओं के साथ क्या हो रहा है लोकेश जी, वो क्या काफी नहीं है क्या ये रिफॉर्मेशन लाने के लिए? बहुत गलत है अनुराग जी, लेकिन ये आवश्यक है कि आप मुस्लिम महिलाओं के बीच में अवेयरनेस पहले लेकर आए, एक शिक्षा का स्तर लेकर आए। कानून वो अवेयरनेस नहीं ला सकता लोकेश जिंदल जी? क्या वो कानून अवेयरनेस नहीं ला सकता क्या? राजनाथ सिंह तो बहुत क्लियर कह रहे हैं कि इससे किसी की धार्मिक स्वायत्ता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अनुराग जी, मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं। सेक्शन आईपीसी 498 एबॉलिशन ऑफ आपके पास क्रिमिनल ऑफेंस है, लेकिन उससे क्या डाउरी डेथ कम हो गई है? नहीं, डाउरी डेथ अभी भी है। तो इसका मतलब ये नहीं है सर कि कानून लाने का कोई औचित्य नहीं बनता। मैं आ रहा हूं लोकेश जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। राकेश जी जवाब देना चाह रहे हैं। राकेश जी, मैं थोड़ा सा एक आध बार और किसी गेस्ट के पास चले जाऊं, फिर मैं आपके पास आता हूं बहुत जल्दी से। दानिश कुरैशी साहब, आप मुझे बताइए, असदुद्दीन ओवैसी को तो ये लगता है कि जो हिंदुओं के ऊपर कानून बने हुए वो थोपने की कोशिश की जा रही है, जबकि देश के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि किसी तरह से धार्मिक स्वायत्ता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हां, अगर मुस्लिम समाज के पुरुषों को इससे फर्क पड़ता है कि उनकी शादियां 3 की बजाय 1 हो जाएंगी, तब ये ज्यादा आप लोगों को परेशान कर सकता है। ज्यादा बड़ा मुद्दा क्या है? आपको एक बात बताऊं कि फैमिली हेल्थ सर्वे जो है उसके मुताबिक बिल्कुल साफ तौर पर रिकॉर्ड है कि मुसलमानों की इतनी पत्नियां नहीं है, उसके अलावा के दूसरे समाज जो है उनकी भी है। नहीं तो सबके लिए बराबर है। इसको तो हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखा जा रहा है ना, सबके लिए बराबर है। कोई दूसरा वर्ग आया क्या सर सामने? दूसरा वर्ग अगर सामने आया तो बताइए। सुनिए, मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात सुनिए। अब सवाल यहाँ ये है, मुझे ये बताइए कि हम आ जाते हैं लौट के, जब संविधान, देश का संविधान लागू किया गया, देश का संविधान लागू करने का उस वक्त का जो सबसे बड़ा जो अगर वो कहा जाए तो मुद्दे की बात ये है कि तमाम लोगों का इंक्लूसिवनेस। आप समझिए, मुझे एक बात बताइए, क्या देश का कोई भी एक वर्ग उस इंक्लूसिवनेस के साथ ना होता तो क्या ये लागूकरण हो सकता था? तो परिस्थितियां ना उस वक्त थी ना इस वक्त है। दिक्कत यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास राजनीति है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि हमारे जो कल्चरल राइट्स है उससे आपको क्या प्रॉब्लम है? और दूसरी बात, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नॉर्थ ईस्ट की बात की जाए या और दूसरे राज्यों की बात की जाए, अलग अलग कल्चर है हमारे यहाँ। इस कल्चर को नहीं वो किया जा सकता, ये चीजों को समझने की जरूरत नहीं सर। और नहीं, एक मिनट आप दरअसल इसे मिक्स कर रहे हैं और लोगों के मन में भी इसे मिक्स के ही फॉर्म में डालने की कोशिश कर रहे हैं। धार्मिक तौर पर तो कहीं किसी की स्वायत्ता नहीं जा रही है ना। जो चीजें कुरीतियों के तौर पर, आप सोचिए, आप सर खुद मुस्लिम धर्म से हैं, आप मुझे बताइए कि मुस्लिम धर्म की महिलाओं का आखिर गुनाह क्या है कि वो किसी और से शादी करें? उनकी शादी एक मर्द से हो जाए, उसके बाद वो मर्द 3 और शादियां कर सकता है, 2 और शादियां कर सकता है, तो इसमें उनका क्या गुनाह है? अगर उन्हें कोई तलाक दे दे तो उनके पास यह अधिकार नहीं है कि वो जाकर अपनी भरण पोषण के लिए उनसे क्लेम ले सकें। तो आपको नहीं लगता कि ये कुरीतियां खत्म होनी चाहिए? तो फिर उस कानून का मतलब क्या निकला, ये तो पूछ लीजिए। कौन से कानून का? अगर ये कह रहे हैं कि ट्रिपल तलाक का कानून का रिजल्ट नहीं निकला तो फिर इनको देश से माफी मांगनी चाहिए, तो फिर उसका तो कोई नतीजा नहीं निकला। अरे सर, ट्रिपल तलाक का मतलब ये है कि कोई 3 बार तलाक कहकर किसी मुस्लिम महिला को छोड़ नहीं सकता। गजब सर, आप पढ़कर नहीं आए या फिर आप किसी और तरीके से डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, मुझे ये नहीं पता। अमिताभ सिन्हा आपसे, अमिताभ जी, ये कॉन्स्टिट्यूशन का ज्ञान कम है, कानून के बारे में ज्ञान कम है, या फिर पॉलिटिकली इसको दूसरे रास्ते पर ले जाने की कोशिश है? अमिताभ जी। अनुराग जी, मुझे हंसी आती है और साथ में मुझे पीड़ा भी होती है। ये बड़े राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हैं और जैसा आपने कहा ना कि इनको या तो ज्ञान नहीं है या ये जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। मैं बोलता हूँ ये दोनों हैं इनके पास। ये ज्ञान की भी कमी है और साथ में कंफ्यूजन भी है कि करें क्या।
एक साफ छुछुंदर की स्थिति मैं देख रहा हूँ उनकी। मैं यहाँ पर किसी पार्टी का या किसी विचारधारा का प्रतिनिधि के नाते कुछ नहीं करना चाहता, सिर्फ एक न्यायिक व्यवस्था क्या है। हमारे यहाँ संविधान में आर्टिकल 14 है, जो अनुच्छेद 14 है, वो समानता का अधिकार है सबों को, जिसमें चाहे कोई धर्म हो, कोई जाति हो, कोई मजहब हो, कोई पंथ हो। अब उसी का उल्लंघन है, और उस उल्लंघन में आप देखिए कि अलग अलग कोड बिल्स बन गए। जैसे हिंदुओं के लिए 1955 में जवाहरलाल नेहरू ने बनवा दिया, लेकिन मुसलमानों के लिए ये तुष्टीकरण की राजनीति हुई। और मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो 1949 के, मैं आ रहा हूं कपिल जी, इसके बाद आप ही के पास आऊंगा। 26 नवंबर 1949 को ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व तय हुए, फाइनल हुआ ड्राफ्ट में, और उसमें उसका जो आर्टिकल 44 है वो कहता है कि समान नागरिक संहिता सबों के लिए बननी चाहिए। लेकिन वहां पर चूंकि अभी वहां जो उसका संविधान सभा में जो चर्चा हो रही थी, उसमें बहुत से ऐसे तत्व थे जो एक विशेष दिशा में ले जाने के लिए तत्पर थे देश को। उन्होंने उसी वक्त कानून नहीं बनवाया, और उसको सजेस्टिव तरीके से, मैंने कि उसको कहा कि ये आगे सरकारें तय करें, लेकिन ये विषय उचित है, ये सबों ने माना। अब उसके बाद आप देखिए कि ये 1949 के बाद अभी तक आ गया, अब आ गया है 2023। अभी तक उस पर विचार करने के लिए कोई तैयार नहीं, और इतनी ज्यादा। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं, अमिताभ जी अगर आप संक्षेप में अपनी बातों को, कुछ लोग ये कहते हैं ये मौका मुफीद नहीं है इसको लागू करने का। मौका कभी मुफीद नहीं होगा। जैसे मैंने कहा 370 के लिए भी इन्होंने यही कहा था। देखिए, जो संविधान की जो धारा 370 धारा भी नहीं थी, वो उसको हटाने के लिए लोगों ने कहा था, ये कभी मुफीद नहीं हुआ। मैं बस अपना ब्रीफ इसमें अपना एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ। देखिए, ये जो आर्टिकल 44 है वो कहता है सबों के लिए नागरिक संहिता समान। अब यदि कोई एक मुस्लिम व्यक्ति जो है वो इस्लाम का पालन करता है, जितने भी इस्लामिक देश हैं, चाहे इनका जो सबसे बड़ा जिसको बोलते हैं ना माँ बाप हैं इस्लाम की दृष्टि से, वो है सऊदी अरेबिया है, तुर्की है, कहीं भी ऐसी व्यवस्था नहीं कि 4 शादियां कर सके कोई। अब यहाँ पर भारत में 4 शादियां क्यों होगी? देखिए, जनसंख्या का इतना बड़ा संतुलन हुआ है, जहां पर कि 3 करोड़ की जनसंख्या मुस्लिमों की थी 1947 में, आज 24 करोड़ है, 8 गुना हो गई है। और बाकी ये जनसंख्या का असंतुलन तो है ही है, जनसंख्या विस्फोट भी है। लेकिन इसमें जो सबसे आसान शब्दों में हम अपने दर्शकों को बता सकते हैं अमिताभ सर, कि कानून सबके लिए एक बराबर होगा।